हम एक नया टॉपिक सीखने जा रहे हैं, उसका नाम है बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बैंकिंग कंपनी। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बैंकिंग कंपनी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रुप 2 एडवांस अकाउंटेंसी का, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे कंसेप्ट है। ठीक है, कंसेप्ट आपको दिखाई दे रहा है, तो आपको बहुत सारे कंसेप्ट इसके अंदर कवर करना है। अगर ये सब जो कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ, अगर ये सब कवर कर लिया आपने, तो ही आपको बैंकिंग अच्छे से समझेगा। ठीक है, तो पूरा 9 कंसेप्ट है बेटा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बैंकिंग कंपनी अगर समझना है तो ये 9 कंसेप्ट हम कवर करेंगे हर एक वीडियो में, कि कंसेप्ट कवर करेंगे। बाद में जो एक्स्ट्रा रहेगा बैलेंस शीट पी एंड एल अकाउंट सिंगल सिंगल वीडियो में कवर करेंगे। वापस बोलता हूँ, हर एक वीडियो में एक एक कंसेप्ट पूरा कवर करेंगे, और जो बैलेंस शीट पी एंड एल अकाउंट लेंथी होता है उसका फॉर्मेट बताने के बाद अलग अलग वीडियो में कवर करूँगा। और बाद में एडिशनल जो जो रहेगा, कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे कंसेप्ट जो 3 3 4 4 एक साथ पूछते हैं, तो वो सब भी एक ही बार लास्ट में कवर करूँगा। लेकिन कब समझेगा, जब आप एक एक कंसेप्ट आपने कवर किया रहेगा तो। ठीक है, तो जैसे कि क्या क्या कंसेप्ट आपको कवर करना है, ये सब रूल्स है। पहला, परफॉर्मिंग एसेट्स और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का इनकम कैसे रिकॉर्ड करते हैं। परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होता है। बैंकिंग में बैंक देखे हो ना, SBI है, कैनरा बैंक है, हाँ बहुत सारे बैंक है, आपके एरिया में भी बैंक है, तो बैंकिंग वाले उन्हीं का बात कर रहे हैं। तो बैंक वाले अपना इनकम कैसे रिकॉर्ड करते हैं, जैसा बिजनेसमैन का इनकम होता है वैसे बैंक का भी इनकम होता है। तो परफॉर्मिंग एसेट्स और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का इनकम कैसे रिकॉर्ड करते हैं, उसी को बोलते हैं परफॉर्मिंग एसेट्स एंड नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इनकम रिकॉग्नाइजेशन। सेकेंड, हमें सीखना है प्रोविजन और एडवांस। जैसे याद करो, कंपनी जब डेटर को उधारी में माल बेचते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है ना, पैसा नहीं मिलता, क्योंकि डेटर तो बहुत सारे लोग होते हैं, उसमें से कुछ लोग पैसा हमको लग रहा है डुबा सकते हैं, तो हम RDD करते थे कंपनीज में, है ना, RDD करते थे, RDD। वैसे बैंक वाले का भी तो बिजनेस यही है ना, पैसा देना लोगों को, तो उसमें कभी कभी उनका पैसा डूबता है, तो उसी को हम प्रोविजन सीखेंगे। यहाँ पे एक ही डेटर नहीं होते, बहुत सारे डेटर होते हैं। ठीक है, तो प्रोविजन और एडवांस सीखेंगे। तीसरा सीखेंगे प्रोविजन और एडवांस गारंटी बाय DICGC और ECGC। ये क्या होते हैं, जैसे आप बैंक में कुछ पैसा रखते हो 5 लाख तक एग्जाम्पल, तो गारंटी देते हैं लोग कि अगर बैंक डूब जाएगी तो हम आपको पैसा देंगे। FD वगैरह जो मेंटेन करते हैं ना, उसका लॉजिक है। तो प्रोविजन और एडवांस गारंटी बाय DICGC और EC, ये भी एक प्रोविजन है, सीखेंगे हम लोग, थोड़ा सब्र करें। चौथा सीखेंगे हम लोग रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट। ये क्या होता है रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट, याद करो, ड्रावर ड्रावी, ड्रावर बिल ड्रॉ करता है ड्रावी के ऊपर, तो ड्रावी 3 महीने के बाद पैसा देगा ड्रावर को बिल से एक्सचेंज में। लेकिन ड्रावर को पैसा अभी के अभी चाहिए, तो ड्रावर क्या करता है, वो बिल लेके जाके बैंक को देता है, बैंक से डिस्काउंट कराता है। तो ये वहाँ का कंसेप्ट है, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। तो बैंक ने जब बिल डिस्काउंट करा है, तो बैंक का इनकम हुआ, कुछ चार्जेस कट किया बैंक ने, तो रिबेट का मतलब प्रीपेड जैसा होता है, तो उसका अकाउंटिंग कैसे करेंगे। पांचवा है बिल फॉर कलेक्शन। याद करो, बिल या तो अपने पास ही रखते हैं ड्रॉ करके, या तो बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, या बिल इंडोर्स करते हैं, या चौथा और एक होता है बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। हमसे वसूल नहीं हो रहा था बिल का पैसा, तो हमने बैंक को दे दिया, तो उसको बोलते बिल फॉर कलेक्शन। तो बिल फॉर कलेक्शन का अकाउंटिंग कैसे करोगे। एक्सेप्टेंस एंड इंडोर्समेंट वाला आएगा, गारंटी आएगा, एक्सेप्टेंस इंडोर्समेंट एंड गारंटी। अगर बैंक किसी का गारंटर बना है, तो ऐसा केस में अकाउंटिंग कैसे करेगी बैंक। CRR और SLR बैंक को मेंटेन करना पड़ता है, तो वो कितना % मेंटेन करना पड़ता है बैंक को। ओके, और कार मतलब कैपिटल एडिक्वेंसी रेशियो आएंगे डिटेल में, जबरदस्त है। लास्ट है बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस का फॉर्मेट। तो पूरा 9 कंसेप्ट है बेटा, जो बैंकिंग हमने सीखना है। आज हम स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट नंबर 1, परफॉर्मिंग एसेट्स और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का इनकम कैसे रिकॉर्ड करते हैं। तो पहले ये समझना जरूरी है कि बेटा जी परफॉर्मिंग एसेट्स नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होता है। चलो हम चलते हैं अभी स्क्रीन में, सुनो। स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें हम डिस्कस करना चाहते हैं आपसे, सुनो। आप सबको मालूम है बेटा कि बैंक, ये रहा बैंक, जैसा SBI एक बैंक है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ, बैंक का मेन काम क्या होता है, बैंक क्या करती है। आप नॉर्मली हम देखते हैं, ये हम कस्टमर है, हम लोग हैं, ठीक है।
तो कस्टमर है, कस्टमर पैसा रखता है बैंक के पास, बरोबर बैंक में जाके पैसा डिपॉजिट करते हैं ना, जैसे कि सेविंग अकाउंट, एफडी, करंट अकाउंट। चलो एफडी बना दिया बैंक में जाके, एसबीआई में गए थे, उन्होंने बोला काउंटर नंबर 4 पे जाओ, काउंटर नंबर 4 खाना खा रहे थे, बोले काउंटर नंबर 6 पे जाओ। आप एफडी बनाए, बैंक वाले आपको क्या देंगे उसके बदले में? ब्याज देंगे, इंटरेस्ट देंगे, इंटरेस्ट देंगे ना, इंटरेस्ट पकड़ के चलो @8% पर एनम। आपने एफडी बनाया 10 लाख का, आप जब एफडी बनाए तो बैंक आपको 8% ब्याज देगी, 8 लाख रुपया साल का, 80,000। 10 लाख के ऊपर 10% नहीं, 8%, तो 80,000 आपको साल का ब्याज देगी बैंक, आपको टीडीएस कट करेंगे और उसमें। तो बैंक का ये तो मेरे को बताओ, कस्टमर के ये रहा, ये कस्टमर है, हाँ कस्टमर। तो मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, हम आपसे ये पूछ रहे हैं, तो ये जो कस्टमर बना है, कस्टमर के लिए, पहला कस्टमर मतलब हम लोग, हमारे लिए जो एफडी है, एफडी जो हमने बना हमारे लिए क्या? अगर मैं अपना बैलेंस शीट बनाऊंगा तो एफडी में लिखूंगा मेरा एसेट्स है, और जो ब्याज मुझे मिल रहा है वो तो मेरा इनकम है ना, इनकम। तो ये जो इंटरेस्ट हमें मिल रहा है वो मेरा इनकम है, बरोबर। ये किसका पॉइंट ऑफ व्यू से? कस्टमर के नज़र से। अब बैंक के नज़र सोचो, हमारा टॉपिक तो बैंकिंग है ना, तो बैंक के नज़र सोचो, ये रहा बैंक का चश्मा पहने, ठीक है। तो एसबीआई के पॉइंट ऑफ व्यू सोचे, किसी भी बैंक के तरफ से सोचे जहाँ पे आपने खाता खोला होगा, एसबीआई है, एक्सिस बैंक है, कैनरा बैंक है, हाँ, तो आ जाओ। तो एसबीआई के पॉइंट ऑफ व्यू सोचे, अभी बैंक ये जो कस्टमर है एफडी बनाए थे, तो बैंक का उस कस्टमर का एसेट है, तो बैंक का बेटा जी लायबिलिटी रहेगा, वही एफडी बैंक के लिए लायबिलिटी रहेगा। दोनों के लिए एसेट कैसा हो सकता है? वो बोलेगा मेरा एसेट है, तो हम बोलेंगे आपका लायबिलिटी, क्योंकि जब भी वो आदमी आएगा हमें उसका पैसा पूरा का पूरा देना पड़ेगा, लायबिलिटी है मेरा, ठीक है। बैंक का एफडी लायबिलिटी बनता है। बैंक ने जो इंटरेस्ट पे किया उसके लिए इनकम था, तो बैंक के लिए एक्सपेंस रहेगा, बैंक के लिए क्या रहेगा? एक्सपेंस रहेगा। बोलो समझा? फर्स्ट सिचुएशन समझा आपको कि मैंने क्या बताया आपको? जो कस्टमर बैंक में पैसा रखते हैं, बैंक उसके लिए ब्याज देते हैं, हमें तो बैंक के नज़र से सोचना है बेटा जी, बैंक के नज़र से। चलो सिचुएशन चेंज, सेम एसबीआई, फिर से एसबीआई के पास, बैंक के पास सबसे बड़ा बैंक एसबीआई है, तो बैंक के पास जो आप पैसा रखते हो, तो बैंक क्या करती है? पैसा लोन देती है ना, लोन पे देते हैं। जैसे इंडस्ट्रीज वाले लोग को लोन दे दिया, इंडस्ट्रीज वाले लोग को पर्सनल भी लोन देते हैं, तो लेकिन उनका कमाई उसी से होता है। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने लोन दिया, इनको क्या दिया बेटा? लोन। इस लोन पे वो लोग क्या हमको देंगे? ब्याज देंगे, इंटरेस्ट देंगे, इंटरेस्ट ज़्यादा देते हैं। यहाँ इंटरेस्ट देते हैं हम 8%, यहाँ से ज़्यादा वसूल करते हैं, @16% पर एनम, यहाँ ज़्यादा वसूल करते हैं, इसी में बैंक का कमाई होता है। तो अब मेरे को ये बताओ, ये जो इंडस्ट्रीज वाले हैं, ये कस्टमर है बैंक के लिए, दोनों कस्टमर, वो भी बैंक के लिए कस्टमर है, ये भी कस्टमर है, ये भी कस्टमर है। बस एक कस्टमर हमारे पास पैसा रखे, एक कस्टमर को हमने पैसा दिया है, तो कस्टमर, ये जो लोन है, ये लोन ना कस्टमर के लिए, लोन क्या है बेटा? अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ लोन क्या है। ऑफकोर्स उसने लोन लिया है तो उसका लायबिलिटी है, ठीक है, वो उसका लायबिलिटी है। और ये जो इंटरेस्ट वो पे करेगा वो कस्टमर के लिए एक्सपेंसेस है। अब कस्टमर के लिए वो लायबिलिटी और एक्सपेंस है, तो हमें पढ़ना है बैंक के नज़र से। तो बैंक के नज़र से वो लोन क्या है? बैंक ने अगर लोन दिया तो बैंक का असेट्स है, बैंक का असेट्स, ये समझो करो, उल्टा हो जाता है, बैंक के लिए असेट है। वही ब्याज जो कस्टमर ने दिया था हमें, वही ब्याज हमारे लिए वो इनकम हो जाएगा, समझ में आ रहा है? वो जो इंटरेस्ट हमें मिला ना, वो हमारे लिए इनकम बन जाएगा। बोलो समझा? हमें तो बेटा किसका नज़र सोचना है? एसबीआई के नज़र से, बैंक के नज़र सोचना है। तो पब्लिक जो पैसा रखती है हमारे पास, वो बैंक का लायबिलिटी है, बैंक उसको ब्याज देती है, बैंक का एक्सपेंस है। फिर यही बैंक जब किसी को लोन देते तो लोन उनका लिए एसेट्स है, और वो ब्याज उनके लिए इनकम है, ठीक है। इतना समझा बेटा, इसको नोट कर लेना, ठीक है। अब आते हैं बैंक का
बैंक का असेट्स क्या क्या होता है, सुनो। बैंक का जो मेन असेट्स होता है टर्म लोन, बिल परचेस एंड डिस्काउंट एंड कैश क्रेडिट एंड ओडी। सर टर्म लोन क्या होता है? जब बैंक लोन देती है पब्लिक को, इंडस्ट्रीज वाले लोग को, तो टर्म लोन मतलब एक टर्म फिक्स करती है, इतना टाइम के लिए आपको लोन दे रहे हैं हम आपको, टर्म लोन। हाँ, तो उसका आपको रिपेमेंट करना पड़ेगा। जैसा बड़े बड़े लोग हैं ना, पैसा लेके भाग गए बैंक का, विजय माल्या, नीरव मोदी। ओके, तो टर्म लोन का मतलब होता है बैंक ने करोड़ों रुपया लोन दिया है पब्लिक को, कंपनी इंडस्ट्रीज वाले लोग को, बहुत सारे लोग, एग्रीकल्चर सेक्टर लोग को, रियल एस्टेट वाले लोग को। भाई साहब पैसा खजाना है इधर। तो बैंक ने पहला मेन एसेट यही होता है टर्म लोन। बैंक के पास वो एसेट नहीं होता है लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, वो एसेट नहीं होता। बैंक का मेन एसेट यही होता है टर्म लोन, पैसा दिया है, टर्म लोन। सेकंड मेन बैंक का एसेट होता है बिल परचेस एंड डिस्काउंटेड। बहुत सारे कंपनी है, एक दूसरे को बिल ड्रॉ करेंगे तो वो हमारे पास आएंगे बिल डिस्काउंट कराने के लिए, तो भर भर के बैंक ने पैसा दिया उनको समय से पहले, तो बिल परचेस एंड डिस्काउंटेड, बिल उन्होंने परचेस करके डिस्काउंट करा लिया। ठीक है, बिल परचेस एंड डिस्काउंटेड। ठीक है, सेकेंड एसेट ये। थर्ड होता है कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट। वो नहीं कि बिजनेसमैन को फाइनेंस करते हैं, करंट अकाउंट के अंदर माइनस में जाएगा तो ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। तो कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट ये भी एक स्कीम है जहां पर बैंक ने, तीनों भी केस में बैंक ने आउटसाइडर को पैसा दिया। तो जब पैसा दिया तो बैंक का हक बनता है, मांगेंगे वो पैसा। तो बैंक का मेन एसेट यही होता है टर्म लोन, बिल परचेज डिस्काउंटेड, कैश क्रेडिट, ओडी। अब आ जाओ सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके लिए आप फर्स्ट वैरायटी पढ़ने वाले हो। तो बेटा जी एसेट्स का क्लासिफिकेशन हम सीखने जा रहे हैं। एसेट्स का क्लासिफिकेशन करेंगे, ग्रुप बनाएंगे एसेट्स का। बैंक के पास जितना भी एसेट है उसका हम ग्रुप बनाएंगे। तो पहला होता है बेटा जी परफॉर्मिंग एसेट्स। पीए मतलब परफॉर्मिंग एसेट। परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होता है? कुछ ऐसा एसेट्स है, नाम ही है ना परफॉर्मिंग, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। बैंक के पास बैंक ने हजारों 10,000 लोगों को फाइनेंस किया। अब उसमें ग्रुप बनाएगी कौन परफॉर्मिंग है कौन नॉन परफॉर्मिंग है। मतलब बैंक जो है ना, उन्होंने 10,000 लोगों को फाइनेंस किया। अब सब एक जैसा इंसान तो नहीं होंगे, कुछ टाइम पे पैसा देंगे, कुछ टाइम पे नहीं देंगे, कुछ लोग दूसरा देश भाग जाएंगे, कुछ लोग मर गए। तो आ जाओ, परफॉर्मिंग एसेट्स को स्टैंडर्ड एसेट्स भी बोलते। परफॉर्मिंग एसेट्स को समझने के लिए पहला नॉन परफॉर्मिंग समझना पड़ेगा। व्हाट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट? ठीक है, तो अपने आप परफॉर्मिंग समझ जाएगा। परफॉर्मिंग वही है कि जो आपको तकलीफ नहीं देते हैं, ये आपका पेमेंट करते रहते हैं। तो आ जाओ स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहला नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स पढ़ते हैं। व्हाट इज एनपीए? बैंक कभी भी अपना एसेट, देखो मैंने एसेट बोला ना, एसेट उसी का क्लासिफिकेशन है, मतलब इसी को क्लासिफाई करेंगे। समझ में आ रहा है? ऊपर जो एसेट बोला था ना, वही एसेट से क्लासिफिकेशन है, इनको ग्रुप बनाएंगे। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स किसको बोलते हैं? ड्यू समझता है बेटा। ड्यू मतलब ये तारीख को आपको इंस्टॉलमेंट देना था। जैसा आज है 15 तारीख, तो 15 तारीख को आपको इंस्टॉलमेंट देना था, तो 15 तारीख कभी भी आओ, आपने पेमेंट कर दिया। लेकिन 16 तारीख से आपका दिन चालू हो गया, आपने नहीं दिया, हम बोलेंगे आपने नहीं दिया। तो एक दिन आप नहीं दिया, 2 दिन लेट किया, 3 दिन लेट किया, 4 दिन लेट किया, कुछ फर्क नहीं गिरता है, अभी भी आप मेरे लिए परफॉर्मिंग एसेट्स हो। 1 महीना से नहीं दिया आपने हमारा पैसा, अभी भी आप मेरे लिए परफॉर्मिंग एसेट्स हो। सर 2 महीना हो गया आपने हमारा पैसा नहीं दिया, अभी भी आप मेरे लिए परफॉर्मिंग एसेट्स हो। 3 महीना हो गया, 90 डेज हो गया, अभी भी मेरे लिए परफॉर्मिंग एसेट्स हो। अभी मैं आपको परफॉर्मिंग एसेट्स बोलूंगा। लेकिन 91 डेज हो गया, सत्यानाश। एक बार 90 डेज के ऊपर हो गया, अब पानी सर के ऊपर से गया। अब इसको हम क्लासिफाई करेंगे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। कोई भी ड्यू जो 90 डेज से ज़्यादा हो गया, नहीं मिला, मोर देन 90 डेज, समझा? ड्यू मोर देन 90 डेज, उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बोलते हैं। ठीक है, चलो बताता हूँ, टाइम प्लीज। व्हाट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स पढ़ते हैं। परफॉर्मिंग नॉन परफॉर्मिंग समझना बहुत जरूरी है। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होता है? एन एसेट्स बिकम एनपीए व्हेन द इनकम फ्रॉम इट्स नॉट रिसीव, उस पर इनकम नहीं मिल रहा है। तो 3 है। पहला हम समझते हैं बेटा टर्म लोन। टर्म लोन को एनपीए कब घोषित करते हैं? जब हम, जो बैंक ने लोन दिया है पब्लिक को, जितना इंडस्ट्रीज वाले लोग को या रियल एस्टेट वाले लोग को, उसका ब्याज और उसका इंस्टॉलमेंट या दोनों
ब्याज या इंस्टॉलमेंट या दोनों रिमेन ओवर ड्यू फॉर ए पीरियड मोर देन 90 डेज, 90 डेज से ज़्यादा हो गया, ओवर ड्यू हो गया, मतलब 90 डेज और ड्यू था ना, एक ड्यू डेट होता है, उस ड्यू डेट से लेकर 90 डेज से ज़्यादा दिन हो गया, अब इसको बोलेंगे एनपीए, मतलब 90 डेज तक हम इसको परफॉर्मिंग असेट्स ही मानते हैं, समझा बेटा, 90 डेज से ज़्यादा। सेकेंड, तो टर्म लोन का याद रहेगा, इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट ओवर ड्यू फॉर मोर देन 90 डेज, देन दैट एसेट इज कॉल्ड एनपीए। सेकेंड, कैश क्रेडिट एंड ओडी, ये जो बैंक आपको लोन देती है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देती है, अगर इट रिमेन आउट ऑफ ऑर्डर, आउट ऑफ ऑर्डर नहीं कि एटीएम से पैसा निकालने जाते हैं तो कभी कभी लिखा था आउट ऑफ ऑर्डर, मतलब बंद है, तो आपको बैंक ने लोन दिया था, ओवरड्राफ्ट लिमिट से ज़्यादा पैसा आपने विड्रॉ किया, शॉर्ट टर्म फाइनेंस किया आपको बैंक ने, तो वो आउट ऑफ ऑर्डर कब होता है, अकाउंट शुड बी ट्रीटेड एज आउट ऑफ ऑर्डर इफ द आउटस्टैंडिंग बैलेंस रिमेन कंटिन्यूस फॉर मोर देन 90 डेज, 90 डेज से ज़्यादा दिन हो गया, अभी तक वो बैलेंस एज इट इज़ वैसी का वैसे ही है, 90 डेज से ज़्यादा हो गया और अभी तक हमारा कुछ भी आप पेमेंट क्लियर नहीं करें, तो कैसा ये करेंगे सर, उसमें 1000-2000 डाल दूंगा नाम के लिए तभी भी ऐसा होगा, नहीं, मैं बता रहा हूँ 90 डेज याद रखो, आउट ऑफ ऑर्डर है, देखो ड्राइंग बनाओ, कैश क्रेडिट ओडी आउट ऑफ ऑर्डर मोर देन 90 डेज, उसमें दो सिचुएशन है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस इज ग्रेटर देन सैंक्शन लिमिट, सर आउटस्टैंडिंग बैलेंस ग्रेटर देन सैंक्शन लिमिट, इसको समझने के लिए चलो हम साइड में आपको बताते हैं, सुनो, हम आपको समझाते हैं वो कैसा आपको एनालाइज करना है, फिर मैं इरेज कर दूंगा इधर, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, जैसे कि ओवरड्राफ्ट समझाने जा रहा हूँ, सोचो बैंक ने आपको सैंक्शन किया, हाँ क्या, बैंक ने आपको सैंक्शन किया, ओवरड्राफ्ट सैंक्शन किया, सैंक्शन लिमिट है पकड़ के चलो 1 करोड़ रुपीज़, 1 करोड़ रुपीज़ आप विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, सैंक्शन कर दिया 1 करोड़, ये तो 10 लाख लिखा मैंने, रुको चलो 10 लाख ही ले लेते हैं, छोटा अमाउंट लेते हैं, 10 लाख रुपए आप विड्रॉ कर सकते हो, सैंक्शन लिमिट है। अब क्या होता है, जब आपका ओपनिंग बैलेंस है ना, ओपनिंग बैलेंस या आउटस्टैंडिंग बैलेंस बोल दो, आउटस्टैंडिंग बैलेंस, रुको हैंग की होता है, हाँ, आउटस्टैंडिंग बैलेंस, सैंक्शन लिमिट वो है जो आपको सैंक्शन कर दिया, अब आते हैं आउटस्टैंडिंग बैलेंस, आउटस्टैंडिंग बैलेंस आपका ना 12 लाख था, अब आप बोलेंगे सर 10 लाख लिमिट सैंक्शन था, ज़्यादा कैसे दे दिया वो लोग ने आपको, मैं ही हूँ, मैं खुद बैंक से ओवरड्राफ्ट मांगने के लिए गया था ऑन द बेस ऑफ सिक्योरिटी स्टॉक डेटर के बेस पे, तो 10 लाख मुझे सैंक्शन किया, लेकिन मेरा आउटस्टैंडिंग बैलेंस 12 लाख है, ये कैसे हो गया सर, बैंक ने कैसा आपको ज़्यादा दे दिया, तो बेटा कभी कभी क्या होता है, पहचान कुछ होते देखते नहीं है, बैंक वाले को हमने फ़ोन किया, जैसा हमको हमारे पापा एमएलए हैं एमपी है, तो बैंक वाले अच्छा रिश्ता मेंटेन रखते हैं, क्योंकि उनको मालूम है भाई पावरफुल आदमी है, 10 जगह कंस्ट्रक्शन चालू है, करोड़ों का संपत्ति है, तो अगर मैं बैंक को फ़ोन कर दूँ भाई वो मानता हूँ लिमिट ख़त्म हो गया है, वो पेमेंट क्लियर करा दो, मेरा अभी पेमेंट आने वाला है, 10 दिन में आ जाएगा पेमेंट, तो बैंक कभी कभी पहचान वगैरह होने की वजह से सामने लोग अलाउड करती, तुम ही सोचो ना, बैंक से आपका बहुत अच्छा रिलेशन है, क्या बैंक वाले आपको पैसा नहीं देंगे, जरूर देंगे, तो रिलेशन अच्छा मेंटेन रखे, दोस्ती या बहुत पावरफुल आदमी हो तो कभी कभी ज़्यादा फाइनेंस कर सकती है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस इसीलिए 12 लाख है। अब आते हैं ड्राइंग पावर क्या होता है, व्हाट इज़ अ ड्राइंग पावर, ड्राइंग पावर का मतलब होता है, मानता हूँ बैंक ने आपको 10 लाख दिया है, 10 लाख दिया है, लेकिन ना हर मंथली आपको रिव्यू करते रहते हैं कि आप कितना विड्रॉ कर सकते हैं इसमें से, 10 लाख दिया है लेकिन आपको ड्राइंग पावर पकड़ के चलो आपको 8 लाख दिया है, अभी 8 लाख दिए, 8 लाख 10 लाख से कम भी दे सकते हैं, 10 लाख से ज़्यादा भी दे सकते हैं ड्राइंग पावर, सोचो ड्राइंग पावर आपको ना 11 लाख दे दिया, दो सिचुएशन ले रहा हूँ, सुनो बेटा, ड्राइंग पावर कम भी कर सकते हैं, ड्राइंग पावर ज़्यादा भी कर सकते हैं, वो डिपेंड, हमने आपको सैंक्शन कर दिया लेकिन हम एक रिस्ट्रिक्शन रखेंगे, आपका रिव्यू करते रहेंगे, अगर आपका जैसा स्टॉक और डेटर है आपके पास, अगर आपके पास असेट्स 8 लाख का तो हम 8 लाख का आपको ड्राइंग पावर देंगे, अगर आपके पास असेट्स ज़्यादा है तो हम आपको ड्राइंग पावर थोड़ा ज़्यादा भी दे सकते हैं, ड्राइंग पावर मतलब पैसा निकालने का
एक लिमिट लगा के रखा है आपको, ठीक है। जैसे अपन एटीएम से पैसा निकालते एक लिमिट रहता है ना, एक दिन में 20,000 से ज़्यादा नहीं निकल सकते सेम कार्ड से, तो एक लिमिट डाल के रखा है। तो सैंक्शन लिमिट समझा, जो आपको फाइनेंस ये किया था सैंक्शन कर दिया, लेकिन आउटस्टैंडिंग बैलेंस कभी कम ज़्यादा हो सकता है। ज़्यादा कब होता है, बैंक ने दोस्ती यारी में ज़्यादा दे दिया आपको। ड्राइंग पावर क्या होता है, आपको एक लिमिट डाल देते हैं कि आप इससे ज़्यादा विड्रॉ नहीं कर सकते बेस्ड ऑन योर स्टेटस, अभी का पोजीशन के हिसाब से, समझे ना। आज आपका हालात जैसे हैं, अब आप 8 लाख की विड्रॉ कर सकते हो, आप थोड़ा फॉर्म में हो तो आप इतना विड्रॉ कर, तो ड्राइंग पावर कम ज़्यादा हो सकती है। किसके बेस पे होता है, बेस्ड ऑन वर्किंग कैपिटल। किसके बेस पे होता है, बेस्ड ऑन आवर वर्किंग कैपिटल, बेस्ड ऑन वर्किंग कैपिटल। आपका जो वर्किंग कैपिटल है उस पर लिमिट डाल सकती है बैंक आपको, ठीक है। तो अभी इससे संबंधित एक क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ, थोड़ा आपको समझेगा। रुक जाओ, वो क्वेश्चन करने से पहले वो ड्राइंग पहले पढ़ ले। सुनो, तो इधर आओ, कैश क्रेडिट ओडी आउट ऑफ ऑर्डर कब मानते हैं, आउट ऑफ ऑर्डर मोर देन 90 डेज। उसमें दो सिचुएशन है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस इज ग्रेटर देन सैंक्शन लिमिट। देखो नीचे, आउटस्टैंडिंग बैलेंस इज ग्रेटर देन सैंक्शन। देखो आउटस्टैंडिंग बैलेंस ग्रेटर है ना सैंक्शन लिमिट से, सैंक्शन लिमिट 10 लाख है। अगर आउटस्टैंडिंग लिमिट सैंक्शन लिमिट से ज़्यादा है तो और वो मोर देन 90 डेज हो गया, आउटस्टैंडिंग बैलेंस इज ग्रेटर देन सैंक्शन लिमिट और मोर देन 90 डेज हो गया, उसमें कुछ भी पैसा नहीं आ रहा है, तो ओ इसको बोलेंगे एनपीए। समझा, याद रहेगा। पहला क्या बोला, कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट में आउटस्टैंडिंग, ये जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस इज ग्रेटर देन सैंक्शन लिमिट तो और मोर देन 90 डेज हो गया है, तो उसको बोलेंगे एनपीए। सेकेंड, आउटस्टैंडिंग बैलेंस इज लेस देन सैंक्शन लिमिट। ये देखो आउटस्टैंडिंग बैलेंस आपका कम है, 12 लाख नहीं है, कम है, मतलब आउटस्टैंडिंग बैलेंस है अभी आपका, गैस ये फर्स्ट वाला समझा, अभी आउटस्टैंडिंग बैलेंस आपका 7 लाख है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग बैलेंस 7 लाख है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग बैलेंस 7 लाख है। आउटस्टैंडिंग बैलेंस इज लेस देन सैंक्शन लिमिट, हाँ सर, फिर उसमें ना दो सिचुएशन है। आउटस्टैंडिंग बैलेंस लेस देन सैंक्शन लिमिट, नो क्रेडिट ड्यूरिंग द पीरियड। नो क्रेडिट ड्यूरिंग द पीरियड का मतलब होता है नो क्रेडिट, क्रेडिट मतलब तुम अकाउंट में थोड़ा भी 1 रुपया भी पैसा नहीं डाले हो, समझे ना। क्रेडिट समझते हैं ना, जब आप अकाउंट में पैसा डालते हैं तो बोलते हैं यार अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, और पैसा निकालते हो तो डेबिटेड बोलते हैं। तो जब आप बैंक की नज़र सोचें तो आप जब पैसा डालोगे तो क्रेडिटेड बोलेंगे। तो नो क्रेडिट ड्यूरिंग द पीरियड मतलब इस 90 दिन में 1 भी रुपया तुमने क्रेडिट में नहीं डाला। मतलब ये जो 7 लाख आउटस्टैंडिंग है ना, ये 7 लाख जो आउटस्टैंडिंग है, तुमने 1 रुपया भी नहीं डाला उसके अंदर, समझे। तो पहले क्या बोला, सैंक्शन लिमिट, आउटस्टैंडिंग बैलेंस इज ग्रेटर देन सैंक्शन लिमिट, और दो जो एनालाइज हम कर रहे थे ना, ये दोनों समझा एनालाइज आपको। सैंक्शन लिमिट है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, तो ये ड्राइंग पावर या साइड में लिख देता हूँ ताकि आपको एनालाइज करने को ईजी गिरे। तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस या तो इतना हो सकता है या तो इतना हो सकता है, समझे। तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस पहला वाला समझा, पहला वाला सैंक्शन लिमिट 10 लाख का, आउटस्टैंडिंग बैलेंस 12 लाख है, और तुमने क्या बोलता है, एक भी अकाउंट क्रेडिट नहीं किया, 1 भी रुपया डिपॉजिट नहीं किया आपने। नो क्रेडिट in this 90 days, no credit, no amount, no single rupee has been credited। हाँ, क्या एक भी रुपया डाला नहीं है, तो इसको एनपीए बोलेंगे। एनपीए कब बोलेंगे, जब आपने एक भी रुपया डिपॉजिट नहीं किया 90 डेज से। यहाँ पर एनपीए कब बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग बैलेंस इज लेस देन सैंक्शन लिमिट, तो पढ़ो बोलता है आपने ना नो क्रेडिट, यहाँ क्या लिखा है, नो क्रेडिट ड्यूरिंग दिस पीरियड। ये इसमें ये नहीं देखने का, सॉरी, इसको तो सीधा एनपीए बोल देना, इसको डायरेक्ट एनपीए बोल देना। आउटस्टैंडिंग बैलेंस इज मोर देन सैंक्शन लिमिट, एनपीए। यहाँ पर बोलता है यहाँ पे दो सिचुएशन है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस इज लेस देन सैंक्शन लिमिट, तो उसमें देख देना नो क्रेडिट। हाँ, नो क्रेडिटेड, देखो वर्ड पढ़ लो क्या लिखा है, नो क्रेडिट ड्यूरिंग दिस पीरियड। सेम, नो क्रेडिट मतलब आपने एक भी रुपया डिपॉजिट नहीं किया, नॉट डिपॉजिटेड सिंगल रुपये, सीधा सीधा, नॉट deposited a single rupee, 1 rupee also in this 90 days, तो 90 डेज हो गया, आपने एक भी रुपया डिपॉजिट नहीं किया, अभी इसको बोलेंगे एनपीए। बोलो समझा। और दूसरा आपका सैंक्शन लिमिट
आउटस्टैंडिंग बैलेंस सैंक्शन लिमिट से कम है, लेकिन क्रेडिटर नॉट सफिशिएंट टू कवर इंटरेस्ट डेबिटेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। देखो आपने ज़्यादा पैसा विड्रॉ किया है ना, 7 लाख रुपया, उसका ब्याज होता है, तो उसका ब्याज बोलते हैं, उसका ब्याज मतलब इंटरेस्ट जो डेबिट होगा, पकड़ के चलो 7 लाख के ऊपर अराउंड 70,000 रुपये ब्याज लगाया, ठीक है, और आपने इंटरेस्ट पैसा डिपॉजिट करना चाहिए ना इस 90 डेज में, तो आप जब डिपॉजिट करें तो क्रेडिट बोलेंगे, लेकिन आपने कितना डिपॉजिट किया, 70,000 भी ब्याज भी नहीं हमारा दिया इस 90 डेज। 7 लाख तो दूर का बात है, 7 लाख का जो ब्याज है 70,000, चलो 50,000 ले लेते हैं, 7 लाख के ऊपर 50,000 रुपये ब्याज बनता है जो आपको देना। 90 डेज हो गया, आपने 50,000 तो नहीं दिया, 30,000 दिया, 30,000 दिया, तो बोलता है आप ना इस 90 डेज में इतना पैसा डिपॉजिट किए कि उससे मेरा ब्याज भी नहीं वसूल हो पाए, उसका ब्याज भी नहीं निकल पाए, तो इसको हम बोलेंगे NPA। समझे? मतलब वो जो ब्याज है ना, ब्याज इस 90 डेज का ब्याज, वो ब्याज भी के बराबर ही तो पैसा डिपॉजिट करने का, अगर वो ब्याज के उतना अगेंस्ट में पैसा डिपॉजिट नहीं किया तो NPA बोलेंगे। सर उतना डिपॉजिट किया तो NPA नहीं बोलेंगे। सुने, पढ़ो क्या लिखा है, क्रेडिटर नॉट सफिशिएंट, आपने जो क्रेडिट डिपॉजिट किया है वो इज नॉट सफिशिएंट टू कवर द इंटरेस्ट डेबिटेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। समझा? तो वापस पढ़ लो फटाफट। आपका सैंक्शन लिमिट 10 लाख था, आउटस्टैंडिंग बैलेंस 12 लाख है, NPA। ये तो टंगड़ी चादर से बाहर जा रहा है, NPA। आउटस्टैंडिंग बैलेंस इज लेस देन सैंक्शन लिमिट, उसमें दो सिचुएशन है, इन नॉट डिपॉजिट सिंगल रुपी इन दिस अकाउंट, ओके, ड्यूरिंग दिस पीरियड, तो फिर NPA। दूसरा, आपका जो इंटरेस्ट डेबिटेड है ना, 50,000 एग्जाम्पल है, और आपने जो पैसा डिपॉजिट किया वो 50,000 से भी कम डिपॉजिट किया इन दिस 90 डेज, इसको भी NPA बोलने का। समझा? याद रहेगा। आउट ऑफ ऑर्डर का बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट में NPA कब बताना है? यस सर, ठीक है। तो इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ आपको, एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। हाँ रुको, एक मिनट बेटा। हाँ बेटा, दिखाई दिया? हेलो, आउट ऑफ ऑर्डर का एग्जाम्पल है, स्टडी मैट से, ज़रा देखो क्या लिखा है। देखो सैंक्शन लिमिट, देखो फटाफट, सैंक्शन लिमिट 60 लाख है, ड्राइंग पावर 55 है, विच इज़ लेस है ना, ये लेस वाला है बेटा, लेस वाला। अमाउंट आउटस्टैंडिंग कंटिन्यूसली फ्रॉम 1 जनवरी से लेके 35, 47 लाख आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, और 47 लाख आउटस्टैंडिंग है, ब्याज होता है इतना, इतना डेबिटेड किया, इसका ऊपर इतना ब्याज होता है, इतना डेबिट किया ब्याज, और तुमने पैसा कितना डिपॉजिट किया? मात्र 125 डिपॉजिट किया। इट इज़ नॉट सफिशिएंट टू कवर द ब्याज। आपका ब्याज तो डिपॉजिट करने का, तो ब्याज का पैसा भी वसूल नहीं हो पा रहा हमारा, तो ऐसा चीज़ को नीचे देखो आंसर लिखा है बेटा जी, देखो ने, सिंस द क्रेडिट इज इन द अकाउंट इज नॉट सफिशिएंट टू कवर द इंटरेस्ट डेबिटेड ड्यूरिंग दिस पीरियड, हेंस इसको बोलेंगे NPA। बोलो समझा? NPA कब बोलेंगे? यस सर। चलो, तो ये NPA कंसेप्ट याद रखना, ठीक है। तो इरेज कर दूँ, आ गया ना, याद रहेगा ना बेटा, आपको दिख रहा है ना? हाँ, तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब NPA एक बार समझ गए आपको बच्चे लोग को, तो आओ, तो टर्म लोन को NPA कब बोलेंगे? 90 डेज हो गया, ना इंटरेस्ट मिला ना इंस्टॉलमेंट मिला। ओवरड्राफ्ट का मोर देन 90 डेज, सिचुएशन आपको याद करना है। बिल्स परचेस एंड डिस्काउंटेड को 90 डेज हो गया, हमारा पैसा नहीं मिला, तो बिल परचेस डिस्काउंटेड को भी NPA बोलना। वैसे बैंक का मेन 3 एसेट यही है ना बेटा, स्टार्टिंग में बताया था, इफ दे रिमेन ओवरड्यू फॉर अनपेड फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन 90 डेज। समझा? बैक टू द पॉइंट। तो ये तो समझ गया, बैंक का 3 मेन एसेट होता है, मेरे 3 अनमोल रतन असेट्स क्लासिफाई करती है बैंक, परफॉर्मिंग असेट्स। तो NPA 90 डेज से ज़्यादा हो गया
तो एनपीए बोलते हैं। 90 डेज से कम है तो उसको परफॉर्मिंग बोलते हैं। समझा व्हाट इज परफॉर्मिंग कोई डेफिनेशन नहीं है। परफॉर्मिंग कौन है? जो एनपीए नहीं है, या तो तुम पीए हो या तो एनपीए हो। एनपीए समझ गया, ये क्राइटेरिया फुलफिल होगा तो एनपीए बोलते हैं। जब तक 90 नहीं होगा तब तक उसको परफॉर्मिंग ही बोलेंगे। ये 90 डेज वाले का एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ आपको। 90 डेज कैसे गिनना है, 90 डेज वाला पॉइंट कैसे गिनना है। वापिस आओ, साइड में बताता हूँ आपको। हाँ रुको, 90 डेज कैसे गिनना है ध्यान देना। एग्जाम्पल, अगर अगर आपको ड्यू डेट समझते नहीं, ये तारीख को इंस्टॉलमेंट पे करना था। चलो ड्यू डेट ले लेते हैं हम लोग। तो ड्यू डेट था, ड्यू डेट, हाँ ड्यू डेट, ये तारीख तक आपको पेमेंट करना था। ड्यू डेट था गैस 1 अप्रैल 2022 ड्यू डेट था। उस लोन का इंस्टॉलमेंट पे करना था और 1 अप्रैल 2022 को आपने पे कर दिया। ये वाला इंस्टॉलमेंट आप मंथली इंस्टॉलमेंट पे करते हो, तो ये वाला पे कर दिया। तो अब बैंक के लिए बैंक वाले क्या बोलेंगे आपको? बैंक वाले बोलेंगे अगर आपने लोन का, जैसे टर्म लोन है, ठीक है, टर्म लोन का ड्यू डेट था 1 अप्रैल और आपने पेड कर दिया, पेड बाय कस्टमर, तो आपको क्या बोलेंगे? परफॉर्मिंग असेट्स बोलेंगे। अगला महीना 1 मई को आपने फिर से पे कर दिया। आप पे कर दोगे तो बैंक आपको परफॉर्मिंग असेट्स बोलेगी। जो भी है टर्म लोन का ड्यू डेट है, आपने टाइम पे करते जा रहे हो। अगला डेट 1 जून, सत्यानाश, आपने पेमेंट डुबा दिया। ओके, नॉट अ पेड, बैंक को पैसा नहीं दिया। जल्दी बताओ बैंक आपको क्या बोलेगी अभी? अरे अभी तो ये तारीख को तो आपको पे करना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं पे किया था। अभी भी बैंक आपको परफॉर्मिंग असेट्स ही बोलेगी, एनपीए नहीं बोलेंगे। अरे 90 डेज के बाद आपको एनपीए बोलेंगे। 1 जुलाई, अब क्या हुआ? अभी भी आपने पेड नहीं किया, नॉट अ पेड, अभी भी आपको परफॉर्मिंग असेट्स ही बोलेगी बैंक ये स्टेज पे। 1 अगस्त आ गया, 1 अगस्त नॉट पेड, आप पे ही नहीं कर रहे, पता नहीं धरती पे हो क्या नहीं है, अभी भी बैंक आपको क्या बोलेंगे? परफॉर्मिंग असेट्स ही बोलेंगे। देखो मोर देन 90 डेज गिनना है तो सुनो, ये जून का 21 तारीख तो आपको पेमेंट करना चाहिए था, तो 1 तारीख को हम पूरा इंतजार करेंगे आपका। हाँ, 2 तारीख से आपका दिन चालू हो जाएगा, तो सोचो जून का 29 डेज, जून का 29 डेज, जुलाई का 31 डेज और अगस्त का 30। अब आते हैं 1 सितंबर को भी आपको परफॉर्मिंग असेट्स ही बोलेंगे, नॉट अ पेड। हाँ, क्या नॉट अ पेड? बताता हूँ ना, अभी भी आपको परफॉर्मिंग असेट्स ही बोलेंगे। देखो 1 तारीख को तो ड्यू डेट था ना, उस दिन सीधा आपको थोड़ी ना एनपीए बोल देंगे। भाई साहब सवेरे सवेरे बैंक खुला, आपको एनपीए सीधा बोल देंगे? ऐसा नहीं यार, हम इंतजार करेंगे। आज का पूरा ऑनलाइन भी पैसा ट्रांसफ़र हो सकता है, तो पूरा दिन का इंतजार करेंगे। फिर अगला दिन से ये चालू आपका, तो यहाँ 29 डेज यहाँ हो गया, 31 डेज यहाँ हो गया, 30 डेज यहाँ हो गया, तो 29 प्लस 30 प्लस 31 कितना हुआ? 90 डेज हो गया बेटा, 90 डेज हो गया। जून का 29, जुलाई का 29, अप्रैल मई, हाँ मई तक पे किया, तो ये जून का 29, जुलाई का 31, अगस्त का 30 मिला, अगस्त का 30 और 1 सितंबर को, तो अगस्त का 30 हो गया, पूरा हो गया ना 90। तो क्वेश्चन ये है 1 2 3 4, हाँ अभी 1 सितंबर को भी आप पेमेंट नहीं किया, अगला 1 अक्टूबर को ये लोग आपको क्या बोलेंगे? अभी आपको बोलेंगे एनपीए, क्योंकि आपने अभी भी पेमेंट नहीं किया, नॉट अ पेड। गिन लो बेटा अच्छे से। देखो जब आपको पेमेंट करना था जून का, जो 30 डेज, 30 में से 1 निकाल दो तो 29 डेज जून के, समझ गए? जून का 29 डेज, यहाँ डेज लिख देता हूँ, मंथ पूरा लिख देता हूँ। तो ये जून फर्स्ट, ये जून का जो पीरियड है, अप्रैल मई जून, ये जून का, ये जुलाई का पीरियड, ये अगस्त का पीरियड, ठीक है। तो जून का 29 डेज हो गया, अभी भी आप परफॉर्मिंग असेट से। जुलाई का 31 डेज हो गया, अभी भी परफॉर्मिंग है। अगस्त का 30 डेज हो गया, अभी भी आप परफॉर्मिंग है। एक बार ये तारीख ख़त्म हुआ, अब क्या? इसके बाद 1 सितंबर से आप क्या बन जाएंगे सर?
परफॉर्मिंग के नॉन परफॉर्मिंग, क्या अपना 3 महीना हुआ, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, यहाँ 29 प्लस 31 प्लस 30 बराबर 90 डेज हो गया। तो 1 सितंबर को ही हम लोग आपको एनपीए बोलना चालू कर देंगे। एनपीए सुन रहे हैं, एनपीए समझा। देखो वापिस, जून का 29 डेज, जुलाई का 31, अगस्त का 30 डेज, तो 1 सितंबर से आपको एनपीए बोले, क्योंकि मोर देन 90 डेज हो गया। चेक कर लो, मोर देन 90 डेज हो गया तो आपको एनपीए बोलेंगे। सितंबर को आप एनपीए बन जाएंगे, अभी भी नहीं किया, अक्टूबर का आप एनपीए बन जाएंगे। समझा। तो मैं यही बोल रहा हूँ, कभी भी एनपीए ऑन द स्पॉट नहीं होता, डुबा देंगे तो 90 डेज के बाद एनपीए होता है। जानकारी के लिए सब बेटा याद रखना, ठीक है। वापस टॉपिक पे आते हैं। तो सर अभी भी हम लोग इसी पे रुके, एसेट्स क्लासिफिकेशन, परफॉर्मिंग एसेट्स, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो मोर देन 90 डेज ड्यू हो गया, अभी तक पैसा नहीं मिला तो एनपीए। लेकिन सुनो, एनपीए में भी 3 एसेट है, सुन लो, एनपीए में 3 एसेट होता है। एक होता है सब स्टैंडर्ड, दूसरा होता है डाउटफुल, तीसरा होता है लॉस एसेट। तो सब स्टैंडर्ड किसको बोलते हैं? ये जो एनपीए 90 डेज हुआ ना, 90 डेज होने के बाद एनपीए बन जाता है। तो एनपीए के अंदर सब स्टैंडर्ड में 1 साल रहता है, 1 साल तक समझना, ताजा ताजा फल है, 1 साल तक एकदम फ्रेश। हाँ, जैसा अभी कॉलेज में जाते हो तो पहला 11th स्टैंडर्ड में जाते हो ना, तो 11th स्टैंडर्ड उसके लिए सब स्टैंडर्ड बोलेंगे, 11th स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड बोलेंगे। तो 11th में भी हमारा पैसा नहीं दिया उसने, तो 12th स्टैंडर्ड, फिर अभी डाउटफुल कहलाएगा, 3 साल तक डाउटफुल कहलाएगा। उसके बाद का 3 साल सब स्टैंड, 1 साल वो सब स्टैंडर्ड कहलाएगा, उसके बाद का 3 साल डाउटफुल कहलाएगा। और लॉस एसेट अलग है। वापिस सुनो, एक बार आप एनपीए हो जाते हो तो आप सब स्टैंडर्ड एसेट्स कहलाते हो 1 साल तक। 1 साल तक आप सब स्टैंडर्ड में रहोगे, 1 ईयर तक सब स्टैंडर्ड कह लेंगे। उसके बाद सब स्टैंडर्ड भी हो गया, अभी भी पैसा नहीं मिल रहा है, तो डाउटफुल का ग्रुप में चला जाता हो। डाउटफुल भी 3 कैटेगरी के होते हैं, अप टू 1 ईयर, मोर देन 1, लेस देन इक्वल टू 3 ईयर, और मोर देन 3 ईयर। समझे? 1, 2 और 3, तो 3 कैटेगरी है। अप टू डाउटफुल में 3 कैटेगरी, अप टू 1 ईयर, मोर देन 1 बट लेस देन इक्वल टू 3 ईयर, और मोर देन 3 ईयर। ठीक है, तो डाउटफुल। और एक लॉस एसेट होता है। लॉस क्या होता है? आरबीआई ने उसको लॉस डिक्लेयर कर दिया, या हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिटर है ना हमारे बैंक के, वो बोलते हैं पैसा डूब गया, तो उसको बोलते हैं लॉस एसेट। आरबीआई भी बोलती है कि आरबीआई आइडेंटिफाई इट एज ए लॉस एसेट। तो नॉन परफॉर्मिंग 3 एसेट होता है, ए सब स्टैंडर्ड, बी डाउटफुल, और सी लॉस एसेट। समझा? एसेट क्लासिफिकेशन। सर एसेट क्लासिफिकेशन क्यों करना है ऐसा? क्योंकि बेटा अपना जो इनकम है ना, जो रिकॉग्नाइज करेंगे इसी के बेस पे होता है। तो चलो आ जाओ, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं कंसेप्ट नंबर 1। कंसेप्ट नंबर 1, बेसिस ऑफ इनकम रिकॉग्नाइजेशन। इनकम बैंक वाले इनकम कैसे शो करेंगे? प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। तो बोलता है अगर वो परफॉर्मिंग एसेट्स है, अभी डिस्कस किया परफॉर्मिंग, जो 90 डेज के अंदर आते हैं परफॉर्मिंग एसेट्स। परफॉर्मिंग एसेट्स हमको तकलीफ नहीं देंगे, वो हमको हमारा पैसा 19 थोड़ा लेट किससे भी होता है। तो परफॉर्मिंग एसेट से कोई टेंशन नहीं, उसका जो ब्याज होगा वो एक्रू बेसिस पे रिकॉर्ड किया जाएगा, एक्रू बेसिस पे। परफॉर्मिंग एसेट्स जो हम कमाएंगे वो एक्रू बेसिस पे शो करेंगे। नॉन परफॉर्मिंग वो है जिनसे उम्मीद बहुत कम है, पैसा मिल गया वही बड़ी बात है। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट से कैश बेसिस फॉलो करेंगे। सुना? पहला कंसेप्ट, परफॉर्मिंग एसेट्स इनकम रिकॉग्नाइज ऑन एक्रूअल बेसिस, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इनकम रिकॉग्नाइज ऑन कैश बेसिस। ठीक है सर, एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, जरूर जरूर जरूर, तो ध्यान देना। क्वेश्चन करने जा रहे हैं अभी हम लोग इससे संबंधित फर्स्ट वैरायटी का। ओके, 2 क्वेश्चन ऐड कर रहा हूँ, तो जो वैरायटी करा रहा हूँ उसको सब नोट कर लेना अच्छे से बेटा। तो ध्यान देना, वो नोट तो हमेशा आपको लिखना है। दिख रहा है आपको अच्छे से? हाँ, आप दिख रहा है? हाँ, तो आ जाओ क्वेश्चन पढ़ते हैं परफॉर्मिंग और नॉन परफॉर्मिंग के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 तो मैं हाईलाइट कर दूंगा, गिवन बिलो द डिटेल ऑफ द ब्याज ऑन एडवांस ऑफ कॉमर्शियल बैंक ना। एडवांस ऑफ कॉमर्स, एक कॉमर्शियल बैंक है जिन्होंने एडवांस दिया, तो ये उनका ब्याज है, ब्याज इंटरेस्ट ऑन एडवांस है।
तो क्या क्या है बोलता है, एक टर्म लोन है, एक कैश क्रेडिट ओडी है, और कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट बैलेंस, और बिल परचेस एंड डिस्काउंटेड। ठीक है, बिल परचेस एंड डिस्काउंटेड, ओवरड्राफ्ट आएगा इधर। हाँ क्या, कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट, ओडी, कैश क्रेडिट एंड ओडी। तो सुनो, टर्म लोन का इंटरेस्ट अर्न्ड, इंटरेस्ट अर्न्ड, इंटरेस्ट रिसीव। अर्न्ड समझते हैं ना, अर्न्ड मतलब हमने कमाया, अर्न्ड मतलब हमने कमाया। अभी चीज़ समझना, अर्न्ड मतलब हमने कमाया कितना और मिला कितना। उसके अंदर भी कुछ लोग नहीं दिए। अर्न्ड मतलब हमारा हक है, हमने कमा लिया लेकिन मिला नहीं। तो कमाया 100 मिला 80, कमाया 200 मिला 120, कमाया 300 ब्याज लेकिन मिला 180 लाख। और एनपीए का कमाया 50 लेकिन मिला 20, कमाया हमने 100 मिला 60, 150 कमाया 90 मिला। तो इनकम कैसा रिकॉर्ड करेंगे, तो ध्यान देना बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यहाँ लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे बेसिस ऑफ इनकम, इंटरेस्ट इनकम टू बी रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे ध्यान देना, टर्म लोन, पहला है टर्म लोन, दूसरा है कैश क्रेडिट एंड ओडी, कैश क्रेडिट एंड ओडी, और दूसरा बिल परचेस एंड डिस्काउंटेड। तो ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूँ बेटा, परफॉर्मिंग एसेट्स इनकम रिकॉग्नाइज्ड ऑन एक्रूअल बेसिस। तो ये रहा एक्रू, तो परफॉर्मिंग एसेट्स का ये वाला लेंगे, परफॉर्मिंग एसेट्स का ये वाला लेंगे। सुना ही आ रहा है, परफॉर्मिंग एसेट्स इनकम रिकॉग्नाइज्ड ऑन एक्रूअल बेसिस, ये वाला लेंगे जो ग्रीन से हाईलाइट किया है। और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इनकम रिकॉर्डेड ऑन रिसिप्ट बेसिस, रिसीव्ड, रिसीव्ड दिखाई दे रहा है, रिसीव्ड, रिसीव्ड तो इतना ही हुआ, तो यही है इनकम। इसी को हम प्लस कर देंगे, हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1। तो आंसर कैसे लिखेंगे ध्यान देना, तो पहला परफॉर्मिंग एसेट्स और एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। परफॉर्मिंग एसेट्स कौन सा लेंगे बेटा, 100 लेंगे ब्याज, 100, 200 और 300। एनपीए कितना लेंगे जो रिसीव हुआ, 20, 60 और 90, इन दोनों को प्लस कर देना, इतना इनकम रिकॉग्नाइज करेंगे। अपना प्रॉफिट और लॉस में 100 + 20 120, 200 + 60 260 और 300 + 90 390, इसको प्लस कर देना, इतना इनकम रिकॉग्नाइज करेंगे। 120 + 260 + 390, आंसर आता है 770। मतलब 770 इनकम हम लोग अपना प्रॉफिट लॉस क्रेडिट साइड में लिखेंगे, ब्याज से हमने इतना कमाया। बैंक वाले जब अपना प्रॉफिट लॉस बनाएंगे तो बोलेंगे 770 लाख शो करेंगे, बाकी नहीं शो करेंगे। समझा, ये एकदम सिंपल क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है। ठीक है, तो परफॉर्मिंग एसेट्स अर्न्ड वाला लेते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट रिसिप्ट वाला लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 समझा। चलो सर, जब भी आंसर लिखना ना तो नीचे एक नोट लिख देना, नीचे एक नोट लिख देना कि हमेशा ये नोट लिखना याद से। क्या नोट लिखना, नोट लिखना हमेशा, जब भी ये वाला वैरायटी आएगा, परफॉर्मिंग एसेट्स इनकम रिकॉग्नाइज्ड ऑन अर्न्ड बेसिस, क्या लिखने का, परफॉर्मिंग एसेट्स, पूरा फुल फॉर्म लिख देना, परफॉर्मिंग एसेट्स इनकम। हाँ क्या, इनकम कैसा रिकॉग्नाइज करेंगे, इनकम वही जो टेबल बनाया था वही लिख देना, इनकम रिकॉग्नाइजेशन ऑन किसके बेसिस पे, एक्रू बेसिस पे, एक्रू बेसिस। हाँ, एंड एनपीए, एनपीए इनकम इज रिकॉग्नाइज्ड, इनकम रिकॉग्नाइजेशन इनकम रिकॉग्नाइजेशन ऑन रिसिप्ट बेसिस, जितना भी रिसिप्ट मिला वही इनकम है। सुने, याद से लिख देना। तो परफॉर्मिंग एसेट्स एक्रू बेसिस, नॉन परफॉर्मिंग रिसिप्ट बेसिस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर समझा, नोट याद से लिखना, तभी आपको मिलेगा 4 मार्क एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं सेम। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, नंबर 2 का आंसर पढ़ो, ग्रीन से हाईलाइट करूंगा। टोटल अर्न, अभी रुको ना, थोड़ा सा हार्ड एंड यू टर्न, आप सबको मालूम है, आप सबको एक हिंट देता हूँ, आपको यहाँ साइड में हिंट देता हूँ, ये मालूम होना चाहिए परफॉर्मिंग एसेट्स और नॉन परफॉर्मिंग एसेट। देखो, कमाया अलग और मिला अलग। ठीक है, तो कमाना मतलब एक बोलते हैं ना, यहाँ पे देखो क्या है, चलो ये पॉइंट आते फिर ड्राइंग ऑफिस बनाते हैं। कैलकुलेशन है, इंटरेस्ट इनकम बताना है जो शो करेंगे आप, तो बोलता है टोटल अर्न्ड, अर्न्ड दिया है, तो वैसे परफॉर्मिंग का अर्न्ड लेते हैं, परफॉर्मिंग का हम अर्न्ड लेते हैं,
पूरा लेते, अर्न में पूरा आ गया, अर्न मतलब कमाया था, और एनपीए केवल कलेक्टेड लेते, कलेक्टेड, तो टोटल अर्न दिए, टोटल मतलब दोनों आ गया इसके अंदर परफॉर्मिंग का भी आ गया और एनपीए का भी आ गया। लेकिन प्रॉब्लम है परफॉर्मिंग का, ठीक है, एनपीए कैसा अर्न ले लिया अपन ने, एनपीए का तो कलेक्टेड लेने का, तो हम क्या करेंगे, अर्नड एनपीए का अर्नड लेस कर देंगे। देखो एनपीए का अर्न साइड में दिया है, हमने टोटल अर्न ले लिया, टोटल में परफॉर्मिंग का भी लेते, एनपीए का लेना गलत होगा, एनपीए का नहीं लेना चाहिए, समझे बेटा, एनपीए का नहीं लेना चाहिए अर्न, एनपीए का तो रिसिप्ट लेना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, परफॉर्मिंग का लिया बरोबर है, एनपीए का लेना गलत होगा, तो एनपीए का अर्नड लेस कर देंगे और कलेक्टेड ऐड करेंगे उसके अंदर, तो आंसर आ जाएगा। समझा सेकेंड वाला, परफॉर्मिंग का अर्नड लेते, अर्नड मतलब कमाया, परफॉर्मिंग का, लेकिन एनपीए का केवल कलेक्टेड लेते, ये लोग ने अर्नड ले लिया है, ठीक है। तो आंसर लिखते हैं, तो कैसे इसको प्रेजेंट करेंगे, इसी कैलकुलेशन को दिखाएंगे। तो इंटरेस्ट ऑन सीसी, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट ओडी, और इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन, तो जल्दी बताओ अर्नड कितना दिया है, 1820 टोटल अर्नड है ना, उसमें से क्या लेस करेंगे, एनपीए का अर्नड लेस कर देंगे, एनपीए का अर्नड लेस कर देंगे, क्योंकि ये टोटल अर्नड है, ये टोटल अर्नड है दोनों का, पीए और एनपीए का, लेकिन उसमें से एनपीए का अर्नड निकाल देंगे कितना, 820, और एनपीए का रिसिप्ट ऐड करेंगे, एनपीए का रिसिप्ट ऐड करेंगे, तो एनपीए का रिसिप्ट कितना है, 400, आपको इनकम मिल जाएगा। सेम बाकी का भी ऐसे ही करो, 750, सुन रहे हो, 750 लेस 450 प्लस 100, ऐसे लास्ट वाले का भी करो, 1540 माइनस 750, है ना, अर्नड नहीं लेते हैं, रिसिप्ट लेते हो, तो 250 उसमें ऐड कर देना, जो गलत है निकाल दो, जो सही है उसमें ऐड कर दो, चलो एडलेस करो। तो 1820 माइनस 820 प्लस 400, आंसर आता है 1400, 750 माइनस 450 प्लस 100, आंसर आता है 400, 1540 माइनस 750 प्लस 250, 1040, तो ये अपना इनकम कितना शो करेंगे, बैंक 1400 प्लस 400 प्लस 1040, 2840, बोलो समझा, क्वेश्चन नंबर 2 समझा। तो परफॉर्मिंग एसेट्स, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का इनकम, अरे यार मैं बीच में आ रहा हूँ, सॉरी बेटा जी, हाँ अब दिख रहा है बेटा। तो टोटल अर्नड में परफॉर्मिंग नॉन परफॉर्मिंग दोनों ले लिए, लेकिन एनपीए का अर्नड नहीं लेते, एनपीए का तो रिसिप्ट लेते, तो अर्नड निकाल दो, रिसिप्ट ऐड कर दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंसर्ट करो, दो समझा। चलो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। वापिस 2 ऐड कर रहा हूं, फिर सिंगल ऐड करता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाओ। अभी कलेक्टेड दिया है, ध्यान देना, कलेक्टेड दिया है। अब कलेक्टेड में आपको ड्राइंग के थ्रू समझा देता हूं। पहले देखो, एक होता है परफॉर्मिंग एसेट, एक होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ठीक है। अगर मैंने 100 रुपये कमाया, हाँ गैस अमाउंट भी ले रहा हूँ आपके लिए मैं, 100 रुपये कमाया, 100 रुपये इधर और 80 रुपये इधर, लेकिन इसमें से कुछ मिला और कुछ नहीं मिला, पकड़ के चलो रिसीव्ड हुआ केवल 60, और ये नहीं रिसीव, नॉट रिसीव, हाँ क्या, नॉट रिसीव्ड 40। सिमिलरली इनका भी 2 टुकड़े करते हैं, रिसीव्ड हुआ इनका 40 और नॉट रिसीव्ड हुआ इनका 40। अब मेरे को बताओ कौन सा लोगे, टोटल 100 था, 60 मिल गया, 40 नहीं मिला, और एनपीए का 40, आधा मिला आधा नहीं मिला। तो ये क्वेश्चन उसी के जैसा है, कुछ थर्ड वाला को समझने के लिए बता रहा हूँ। तो परफॉर्मिंग कौन सा लेंगे बेटा, परफॉर्मिंग का दोनों लेते हैं ना, रिसीव्ड भी लेंगे नॉट रिसीव भी लेंगे, लेकिन एनपीए क्या लेंगे, ओनली रिसीव्ड लेंगे, एनपीए का नॉट रिसीव नहीं लेंगे, समझा। यस सर। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो।
क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो, आइडिया मिल जाएगा आपको। सुनो, इंटरेस्ट ऑन सीसी, टोटल इंटरेस्ट कलेक्टेड, टोटल का मतलब होता है टोटल कलेक्टेड, ये वाला है कलेक्टेड मतलब ये वाला बता रहा है टोटल कलेक्टेड, दिस प्लस दिस, टोटल इंटरेस्ट कलेक्टेड, बोलो समझा। टोटल कलेक्टेड में दोनों का कलेक्टेड आ गया, परफॉर्मिंग का और नॉन परफॉर्मिंग का। अभी अर्नड अलग से दिया है, अर्नड दोनों का, अर्नड बट नॉट कलेक्टेड, अर्नड बट नॉट कलेक्टेड। तो मिला अर्नड बट नॉट कलेक्टेड, तो इनका तो अर्नड लेते ही नहीं ना बेटा, इनका तो अर्नड लेते ही नहीं है, रिसीव्ड वाला ले लिया, अर्नड बस लेना है केवल इसका। परफॉर्मिंग का अर्न लेते हैं, कमाया, लेकिन नॉन परफॉर्मिंग का कमाया हुआ नहीं लेते, तो बस यही वाला लेंगे। तो इन दोनों को हम लोग प्लस करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, बात खत्म। कलेक्टेड, अर्नड एंड कलेक्टेड, अर्नड, रुको, टोटल इंटरेस्ट कलेक्टेड, उसमें अर्नड बट नॉट कलेक्टेड, उसमें अर्नड और कलेक्टेड, यहाँ ऊपर ना टोटल इंटरेस्ट कलेक्टेड, यहाँ रुको, अर्नड बट नॉट कलेक्टेड, अर्नड और कलेक्टेड, एक सेकेंड थोड़ा रुको, वो ड्राफ्टिंग तो बराबर है कि नहीं, एक सेकेंड में चेक कर लेता हूँ। अर्नड बट नॉट कलेक्टेड ऑन पीए, हाँ वही बोला, कुछ तो गलती है, रुको बेटा, टाइम प्लीज, यहाँ पे ना ऐसा वर्ड आना चाहिए, मैं बाद में नोट्स में चेंज कर दूंगा। अर्नड इंटरेस्ट कलेक्टेड, अर्न बट नॉट कलेक्टेड ऑन, यहाँ पे एनपीए आना चाहिए क्या, वही बोला, कुछ तो थोड़ा सा अलग दिख रहा है, मैं अभी के अभी चेंज कर दूंगा बाद में नोट्स में। आप चेंज कर देना अगर नहीं चेंज हुआ रहेगा तो। यहाँ पे आएगा ऑन पीए, ऑन परफॉर्मिंग एसेट, और इधर पे ऑन एनपीए, ऑन एनपीए, ठीक है, अभी बरोबर है। तो मेरे को बताओ कितना आया आंसर, सुने तो क्या लिखा है, अर्नड बट नॉट कलेक्टेड ऑन पीए और एनपीए, कमाया लेकिन मिला नहीं, तो कमाया लेकिन मिला नहीं, लेकिन इनका तो लेते हैं ना, पीए का तो लेते हैं, कमाया लेकिन नहीं मिला, एनपीए का नहीं लेते, तो इसीलिए बेटा जी इन दोनों को लेंगे, बोलो समझा, दोनों समझा, ये दोनों को प्लस करें, उसको नहीं लेंगे। तो सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, इंटरेस्ट ऑन सीसी, हेडिंग ए लिख देना, इनकम टू बी, इंटरेस्ट इनकम टू बी रिकॉग्नाइज, हाँ क्या, इंटरेस्ट इनकम टू बी रिकॉग्नाइज फॉर द ईयर एंडेड, हेडिंग ए लिख देना, इंटरेस्ट इनकम टू बी रिकॉग्नाइज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। तो इंटरेस्ट सीसी, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन, तो बोलो टोटल इंटरेस्ट कलेक्टेड है 1000 रुपया, उसमें पीए का अर्नड लेंगे, हाँ क्या, पीए का अर्नड मतलब 400, तो टोटल कितना हो गया 1400, बोलो समझा। पीए का क्या लिए, पीए का परफॉर्मिंग एसेट्स का अर्नड ले लेना है, अर्नड, ठीक है, और ये कलेक्टेड था हमारा, ये तो रिसीव्ड था, रिसीव्ड तो टोटल रिसीव्ड है, ये टोटल रिसीव में परफॉर्मिंग का अर्नड ले लेना, इसी टोटल रिसीव 300, उसमें परफॉर्मिंग का 100 ऐड कर देना, आंसर 400, ऐसे ही इनका 1000, और परफॉर्मिंग क्या ऐड कर देना, 40 ऐड कर देना, 1040 प्लस कर दो, आंसर होता है 2840, समझा। अब हम आते क्वेश्चन नंबर 4 पे, फ्रॉम द स्टेटमेंट इंटरेस्ट एंड एडवांस, तो 2 और 3 को इंपॉर्टेंट लिख देना, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को, अभी बाकी टाइम पास है, अलग अलग करके दिया वो लोग ने, तो एकदम ईजी है। तो सुनो, परफॉर्मिंग, नॉन परफॉर्मिंग, अर्नड, रिसीव्ड, तो परफॉर्मिंग क्या लेते हैं, अर्नड लेते हैं, और नॉन परफॉर्मिंग क्या लेते हैं बेटा जी, रिसिप्ट लेते हैं, बोलो समझा, यही जो हाईलाइट किया उसी को प्लस कर देना, प्रॉब्लम कंप्लीटेड। सो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देंगे, तो लिख देना इंटरेस्ट इनकम टू बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर द ईयर, हेडिंग क्या लिखोगे, इनकम टू बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2012, तो आ जाओ, तो नाम लिख देना पहला सीसी,
सीसी एंड ओवरड्राफ्ट हेडिंग लिख के फिर ये सॉल्व करना। कैसा लिखोगे, 1800 प्लस 70 मिला, ये परफॉर्मिंग एसेट्स का है, ये एनपीए का है। ऐसी टर्म लोन परफॉर्मिंग का 480 और नॉन परफॉर्मिंग का 40, और बिल परचेस एंड डिस्काउंटेड का परफॉर्मिंग का 700 और नॉन परफॉर्मिंग का 36 प्लस कर देना। तो 1800 प्लस 70 आंसर 1870, ये 480 प्लस 40 520, और ये 700 प्लस 36 736 प्लस कर दो 1870 प्लस 520 प्लस 736, आंसर आता है 3126। ओके, समझ में आ रहा अच्छे से बेटा। परफॉर्मिंग का अर्नड लेते हैं, नॉन परफॉर्मिंग का रिसिप्ट लेते हैं। एक और एक क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अभी ऐसी ऐसी क्वेश्चन आता है बार बार, ठीक है ना, तो अभी बार बार वो टाइम पास करते नहीं बैठूंगा। आप जब भी लिखोगे नोट याद से लिख देना। तो चलो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, एक और एक फटाफट। तो परफॉर्मिंग का क्या लेते हैं, अर्नड लेते हैं, अच्छे से प्यार से दिया अलग से, और नॉन परफॉर्मिंग का रिसिप्ट लेते हैं। इन दोनों को प्लस कर, यही मेरा प्रॉफिट लॉस में दिखाई देगा। तो लिख देना इंटरेस्ट इनकम टू बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर द ईयर एंडेड, हेडिंग लिख देता हूँ आखिरी के लिए आपके लिए, इंटरेस्ट income to be recognized for the year ended 31 मार्च 2022। सोचो 22 हो, ठीक है। तो उसके बाद क्या लिखेंगे, यही टर्म लोन का 240 प्लस 10, आंसर 250। ऐसी CCNOD का, CCN ओवरड्राफ्ट का 1500 प्लस 24, आंसर 1524। और बिल परचेस एंड डिस्काउंटेड का 300 ऑन 300, और इसका रिसिप्ट लेते हैं 40, तो 340, इनको प्लस कर देना, ये आपका इनकम है। तो 250 प्लस 1524 प्लस 340, हेडिंग लिख देना, तो आंसर आता है 2114। अभी इससे हार्ड कुछ नहीं आएगा। हार्ड मैंने बताना 2 और 3 वाला था, यू टर्न, उससे ज़्यादा घुमा के कुछ नहीं पूछेंगे आपको। इसको बॉक्स में डाल देना, अच्छा लगता है कभी कभी। हो गया, एज्यूम करता हूँ बेटा समझा कैसे इसको प्रेजेंट करोगे। तो वापस फर्स्ट प्रायोरिटीज याद रहेगा आपको अच्छे से। परफॉर्मिंग असेट्स इनकम रिकॉर्ड करते हैं एक्रू बेसिस पे, नॉन परफॉर्मिंग रिसिप्ट बेसिस पे, मतलब कैश बेसिस पे। परफॉर्मिंग नॉन परफॉर्मिंग कैसे डिसाइड होता है, 90 डेज से ज़्यादा पैसा नहीं मिला, ओवर ड्यू हो गया तो एनपीए, 90 डेज के अंदर है तो पीए, परफॉर्मिंग एसेट। परफॉर्मिंग को स्टैंडर्ड एसेट भी बोलते हैं। नॉन परफॉर्मिंग में 3 एसेट है, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस एसेट, ठीक है। चलो बाय बाय, अच्छे समझ में आया ना बेटा। चलो सेकंड पार्ट मिलेंगे, सेकंड कंसेप्ट सीखेंगे अभी। बाय बाय।